हेलो एवरीवन, टीचिंग वेल्सी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम आज बात करेंगे एक्ट्स एंड पॉलिसीज। किसकी एक्ट एंड पॉलिसीज? एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी एक्ट्स लाए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई है, आज का लेक्चर इसी के ऊपर रहने वाला है। और आज हम टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आज के इस वीडियो में। देखिए, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग लॉज। यहाँ पे जो लॉज है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 लॉज हैं, इनके बारे में हमें बताना है। सम बेयरिंग ऑन द अथॉरिटी ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी। इनमें से कौन से लॉज हैं जो एनजीटी को क्या करते हैं, बेयर करते हैं। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके बारे में बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे है द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006, इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट हैज ब्रॉट सम चेंज इन द कैटेगराइजेशन ऑफ बंबू इन दिस रिगार्ड्स गोस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमें लगता है कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और इसका आंसर बताते हैं क्या क्वेश्चन, क्या इसका आंसर है। यहाँ पे है नंबर 3 पे है फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन 1980, दूसरा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और तीसरा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और छठा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये जो लॉज हैं, ये जो 4 लॉज हैं, 3 4 5 6, ये जो है ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के साथ इनका कहीं ना कहीं लिंक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन यही कहता था कि जो ये लॉज हैं, फॉलोइंग लॉज हैं, इनमें हमें बताना है सम बेयरिंग ऑन द अथॉरिटी ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी, तो यही इसका आंसर आएगा। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बताना है कि कौन सी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे है द जेनेसिस ऑफ द एक्ट इज इन आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। और दूसरा कहता है द एक्ट empowers the civil court to entertain any suit or proceeding in respect of an action or order issued by the central government, ये गलत है। तो पहला इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? A only, one only। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आपको बताना है इनमें से करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा करेक्ट, कौन सा है इसमें से, पहला है, दूसरा है या तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। द टर्म माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006, इसमें जो सबसे पहली चीज है, ये ऑनरशिप राइट देता है। क्या देता है? ऑनरशिप राइट देता है। बहुत सारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे, जो रहते थे पहाड़ों के अंदर रहते थे, या हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, उनको कहीं ना कहीं कोई हक नहीं दिया जाता था। उनको कभी जब भी कहीं इंडस्ट्री बनानी पड़ती थी या कोई चीज़ बनानी पड़ती थी, तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। लेकिन अब क्या था, 2006 ने बताया उनको कि आपके पास राइट है कि आप रह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो थी वो थी यूज़ राइट। तो वहाँ पे जो ज़मीन है, वहाँ पे जो घास है, उसको किस तरह से ग्रेजिंग करना है, और भी जो चीज़ें वहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट होती हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनका हक था इस्तेमाल करना। तीसरी चीज़ थी फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट में, वो थी डेवलपमेंट राइट। क्या थे? डेवलपमेंट राइट थे। तो इसमें अगर उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती थी तो वो भी उनको दे सकते थे। चौथी चीज़ होती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। ठीक है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। तो ये जो थे, ये सब आते हैं फॉरेस्ट राइट। उसके बाद हम बताएं इसकी जो पोटेंशियल था वो था सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी। तो ये चीज़ जो है आपको पढ़नी है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज ब्रॉट सम चेंज इन द कैटेगराइजेशन ऑफ बम्बू। बम्बू जो है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज आप समझ सकते हैं कि बम्बू के बारे में आप जान सकें कि बम्बू क्या होता है। ठीक है, और बम्बू के साथ किस एक्ट के साथ जो है ये डील करता है। देखिए, जो ये बम्बू है, पहले लिखा हुआ है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाज अमेंडेड टू रिमूव बम्बू फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ टिम्बर एंड इनलिस्टेड इट अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रास। पहला पॉइंट यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सामने है कि द बम्बू ग्रोन इन फॉरेस्ट एरियाज कंटिन्यूज टू बी डिफाइंड एज टिम्बर। बिल्कुल ये ठीक है,
तीसरा लिखा हुआ है, इसका जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा है द फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 क्लासिफाइज बम्बू एज ए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, 2 इन 3, 2 इन 3 जो है इसका आंसर आएगा। बम्बू जो है फॉरेस्ट एरियाज कंटिन्यूज टू बी डिफाइंड एज टिम्बर, और हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें 2006 की बात करें, क्लासिफाइज बम्बू एज ए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग एनवायरमेंटल एक्ट हमें देखने हैं। पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। दूसरा है हमें विद रेफरेंस टू इंडिया देखना है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन सेस एक्ट 1977। विच अमंग अबोव एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड CPCB। हमें बताना है जो एक्ट करते हैं विच अमंग अबोव एक्ट्स एम्पावर्स द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। तो इसमें जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पहला भी करता है, दूसरा भी करता है, चौथा भी करता है और छठा भी करता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा एक बार फिर। मैंने बताया कि नंबर 2 वाला एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 वाला, उसके बाद है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1977। ये जो है ये एम्पावर्स द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स, इनको कंसीडर करना है विच ऑफ द अबोव पोल्यूटेंट्स आर कॉमन टू बोथ द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS। देखिए PM10 ये भी आएगा, लेड भी आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा और अमोनिया भी आएगा। ये जो है ये कॉमन होते हैं, ये जो है दोनों में कॉमन होते हैं, चाहे हम AQI की बात करें या NAQS की बात करें। PM10 लेड, बेंजीन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, ये जो चार हैं इसको आप नोट कीजिएगा, ये आते हैं इसके अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का D। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA, विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। EPA के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए पहला बताया गया है द EPA एक्ट कैन बी इन्वोक्ड इन केस ऑफ डैमेज टू ए प्रॉपर्टी ड्यू टू हैजर्डस सब्सटेंसेस। बिल्कुल ये ठीक है EPA के बारे में। उसके बाद दूसरा क्या बताया जा रहा है the administration can authority under this act are divided among central and state government। नहीं, तो पहला ही इसका आंसर आएगा, तो आंसर जो है इसका फर्स्ट आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद है द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स CWHS के बारे में आर डिफाइंड एज एरियाज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इन वायलेट फॉर द पर्पसेस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दे आर आल्सो डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो ये कौन से एक्ट के अंदर आते हैं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट 2006 के अंदर आते हैं द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। तो इसके बारे में पूछा जाए तो आप टिक कर सकते हैं पहला। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट हमें देखनी है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है द एक्ट स्टिपुलेट्स दैट प्रियोर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज essential for diversion of forest areas for non-forestry purpose by state government। तो ये जो इसका है पॉइंट, ये इसका सही आंसर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो आपने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो ये कभी कभी न्यूज में आ जाता है, तो क्या बात है, क्यों आ जाता है? क्योंकि ये होता है मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ये जो है मैनेजमेंट किसके लिए? प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए जो है वो यूज किया जाता है द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। ओके,
अब है वेटलैंड्स के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 which are the following are included under the definition of wetland in India। तो यहाँ पे जैसे है नेचुरल पीटलैंड ये आएगा, उसके बाद आता है लेगून्स एंड क्रीक्स ये आएगा, उसके बाद आता है जी मार्शेस एंड फिन्स ये आएगा। ठीक है ना। देखिए हम वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं, हम कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 की बात कर रहे हैं। तो विच आर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। तो इसमें जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी आंसर। ठीक है, देखिए मार्शेस एंड फिन्स आ रहा है, लेगून्स एंड क्रीक्स आ रहा है और नेचुरल पीटलैंड्स आ रहा है, बाकी जो हैं वो इसके अंदर नहीं आ रहे। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 which are the following constitute the definition of biological resource under the act। तो यहाँ पे जैसे है जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनिमल, बिल्कुल ये सही है, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से है which state government became the first Indian state to adopt the fly ash utilization policy to generate wealth from waste and environment protection। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा जी वो आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, ये पहली गवर्नमेंट बनी इंडिया के अंदर जिसने अडॉप्ट किया फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को, ताकि वो जनरेट कर सकें वेल्थ को, कहाँ से, वेस्ट से और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से। तो ये चीज़ें हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। जैसे आप लिखा है द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, पहला है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तीसरा है प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, पहला है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा है जी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे मुझे बताइएगा कौन सा जो है वो एप्लीकेबल है। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल नॉट एप्लीकेबल टू विच आर द फॉलोइंग एक्ट। तो इसमें नहीं है तो किस में है, तो आप मुझे बताइएगा नीचे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ये भी आपने कहीं न्यूज में देखा होगा रिसेंटली। तो ये क्यों बनाई गई है और कहाँ पे किस एक्ट के द्वारा ये आपको कॉन्स्टिट्यूट की जाती है ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं पढ़ने पड़ेंगे आपको। द नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम हैज बीन गिवन टू द। तो यहाँ पे आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है 1 2 3, इन स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी जो है इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बल्कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे है द NBW हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बिल्कुल ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट mandatorily takes approval from the NBWL before denotifying a tiger reserve। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। No alteration of boundaries in wildlife sanctuaries can be done without approval of the NBWL। तो ये तीनों सही हैं। तो इसका जो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। द टर्म नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये आया हुआ था मीडिया के अंदर जो है, ये न्यूज़ पिछले 4-5 महीने से ये आ रही थी नॉन अटेनमेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो इसका जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम्स के रिलेटेड ये जो है टर्म यूज की जाती है। ठीक है, इसके साथ एसोसिएट है। विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जूस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट है, बतानी है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। क्या है, क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिए, मैं करेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकरेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप बताइएगा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर
ecologically fragile and sensitive areas within 10 kilometers around national forest are. ये जो है ये करेक्ट है, ये क्या है, ये करेक्ट है, क्या सही है? आपको क्या लगता है करेक्ट है या गलत है? यही इसका आंसर है। देखना यहाँ ये इसका आंसर आ गया, ये इनकरेक्ट है। क्या है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि दे आर नोटिफाइड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं ये जो है करेक्ट है। दूसरा है इन केस ऑफ प्लेसेस विद सेंसिटिव कॉरिडोर्स कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पैचेस इवन एरियाज बियॉन्ड 10 किलोमीटर विड्थ कैन बी इंक्लूडेड इन द ईस्ट। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है कंसीडर द फॉलोइंग, देयर आर मोर कंजर्वेशन रिजर्व देन कम्युनिटी रिजर्व इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से कि जो ये दो हैं इनमें से करेक्ट कौन सा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर या करेक्ट कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, दोनों गलत हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है विद रेफरेंस टू द रिसेंटली नोटिफाइड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है इट prohibits all single use plastic items which have low utility and high littering potential by 2022। दूसरा है some plastic packaging waste is not covered under the phase out of single use plastic items। तीसरा है in the fourth United Nations Environment Assembly held in 2019 India had piloted a resolution on addressing single-use plastic product pollution। तो आपको बताना है which of the statement given above are correct, कौन सी correct है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा दूसरा एंड तीसरा, दूसरा और तीसरा जो है ये correct है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन से इसमें जो दो दिए हुए हैं 1 एंड 2 इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ब्रॉट आउट हैज बीन गिवन लीगल फोर्स थ्रू दिस अमेंडमेंट रूल। दूसरा है दिस विल नॉट अलाउ रीयूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स ड्यू टू एनी कंडीशन। अगर आपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में बताना है ये कौन सी इसमें इनकरेक्ट है। क्या बताना है, ये जो स्टेटमेंट है इन स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहां पे बताना है इनकरेक्ट है। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट अंडमान निकोबार पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी। ये कहता है, क्या ये इनकरेक्ट है? जी हाँ, ये इनकरेक्ट है। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल एज विलेबल। ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2 जो है ये इनकरेक्ट है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की बात हो रही है। 2021 आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है। तो यहां पे इसका आंसर आएगा द प्रोविजंस व्हिच मेड ऑफेंस अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कॉग्नाइजेबल एंड नॉन पेलेबल वेयर डिलीटेड। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ये इनकरेक्ट है। द एक्ट डायरेक्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू सेट अप द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये भी गलत है। तो बोथ 1 एंड 2 जो है ये गलत है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे है वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है ये जो 1 2 3 ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ये इनमें से कौन से करेक्ट हैं। स्टेटमेंट बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का ये पूछ रहा है। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकली वेस्ट treatment apparatus like needles, syringes, and other materials used in healthcare facilities in the process of treatment and research। ये बिल्कुल सच है। दूसरा है रूल डू नॉट कवर द वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड सर्जिकल कैंप्स। ये गलत है।
The state government provides the land for setting up common biomedical waste treatment and disposal facility, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा जो है ये सही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। क्या आएगा? बी इसका आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करें। क्वेश्चन 26 जो है, विच आर द फॉलोइंग आर द रीजंस बिहाइंड बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, SUP। तो आपको बताने हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखिए, कंट्रीब्यूट इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। क्रिएटिंग माइक्रोप्लास्टिक, ये भी ठीक है। लीड्स टू सोइल इनफर्टिलिटी एंड अंडरग्राउंड पोल्यूशन, ये भी ठीक है। इजी टू कलेक्ट फॉर रिसाइकलिंग, ये गलत है। तो पहले जो तीन हैं 1, 2 एंड 3, ये इसका आंसर आएगा। इसी वजह से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। तो आपको बताना है इनमें से जो स्टेटमेंट गिवन एबो आर करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से देखिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो 2 एंड 3 है, द पब्लिक हियरिंग इज ए मैंडेटरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर सर्टेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, ये सही है। दूसरा है द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2006 मेड इट मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर फाउंड्री यूनिट्स टू गेट एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो ये गलत है। दूसरा और तीसरा जो है सही है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये एक्ट 1980 के बारे में पूछ रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में बताना है इसमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी करेक्ट है। देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर डायरेक्टिंग डी रिजर्वेशन ऑफ द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ऐसा नहीं होता है, सेंटर का इसमें हाथ होता है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिवोट ए स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट फॉर एसेंशियल नॉन फॉरेस्ट पर्पस, ये भी गलत है। इट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू कंस्टिट्यूट ए कमेटी फॉर द ग्रांट ऑफ अप्रूवल फॉर द पर्पस विच इज प्रोहिबिटेड इन दिस एक्ट, ठीक है ये। तो तीसरा जो है इसका आंसर आएगा, ये करेक्ट है, बाकी गलत है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 बताया गया है, प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के बारे में बताना है कौन सी जो है इसमें करेक्ट है, ठीक है। पहला दिया हुआ है यहाँ पे, इट डिफाइंस बोथ वाटर पोल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। दूसरा पूछा गया है, इट प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तीसरा है, इट authorize the Department of Water Resources, River Developments and Ganga Rejuvenation to implementation the works for the objectives of the act। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको बताने हैं क्या ये सही हैं या गलत हैं। देखिए, पहला और दूसरा ये करेक्ट है, पहला और दूसरा जो है ये करेक्ट है, तीसरा जो है ये गलत है। इस तरह से यहाँ पे है जी, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, इसके बारे में बताना है क्या सही है इसका। ये नीचे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। पहली जो है, द एक्ट वाज इनेक्टेड अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, TRIPS, ये ठीक है। दूसरा है, इट इज द वर्ल्ड ओनली IPR legislation which grants intellectual property rights not only to the plant breeders but also to the farmers, ये भी सही है। तीसरा है, under this act researchers can use any of the registered varieties for conducting experiment or research। तो तीनों पॉइंट्स जो हैं ये सही हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 has been announced by the Ministry of Environment, Forest, Climate Change, MOEFCC। आपको नीचे बताना है इसमें से कौन से जो है करेक्ट है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो देखिए, ये पहला जो कहता है, ये कहता है ट्रेडिंग ऑफ सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट हैज बीन अलाउड फर्स्ट टाइम थ्रू द न्यू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। Reuse of flexible plastic packaging materials has been mandated in the guidelines as
decentralized online portal has been established by the Every State Pollution Control Board under the rules, ये भी गलत है। तो पहला जो है इसका आंसर आएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको बताना है, इनकरेक्ट। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं। तो इसमें आप बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। देखिए पहला कहता है द एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट दैट अलाउज कंपनीज टू ब्रिज शॉर्टफॉल्स इन टारगेट थ्रू ट्रेडिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स विल बी ट्रेडेड थ्रू इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये गलत है। दूसरा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स इज इशूड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फर्स्ट, ये भी गलत है। तो दोनों ये गलत है, तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। रिगार्डिंग नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है या तीसरा करेक्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। देखिए पहला कहता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एक नेशन वाइड प्रोग्राम है ऑफ एम्बिटेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दूसरा कहता है अंडर द प्रोग्राम 4 एयर पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग, ये भी सही है। तीसरा है along with the monitoring of air quality meteorological factor like temperature, relative humidity and wind speed and direction are also tracked in under the program। तो पहला दूसरा एंड तीसरा जो है ये तीनों ये है करेक्ट हैं, किसके बारे में, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, पेस्टिसाइड पोल्यूशन के बारे में बताना है एंड रेगुलेशन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेस्टिसाइड पोल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे दी हुई है पहली, दूसरी, तीसरी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो बायोमैग्निफिकेशन होता है या हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन इंक्रीजेस पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन इन द टिश्यूज ऑफ एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स इंसेक्ट्स, तो ये इसका आंसर आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तीसरा जो है इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग, इसके बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सा, एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एन एथेनॉल ब्लेंड इज डिफाइंड एज ब्लेंडेड मोटर फ्यूल containing ethyl alcohol that is at least 99% pure, derived from agricultural products and blended exclusively with gasoline। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, the government has allowed ethanol production from surplus rice with Food Corporation of India and maize respectively for blending with petrol under ethanol blended petrol EBM program। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडवांस्ड द टारगेट ऑफ 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2025, ये गलत है। मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज नोडल डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा जो है ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांस रहते हैं। जैसे यहाँ पे है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट बताना है, क्या बताना है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप 36 पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है in 2007 एन अमेंडमेंट टू द एक्ट आल्सो एडेड नॉइस इन द लिस्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, तो ये इसमें इनकरेक्ट है। आप पढ़िएगा, बाकी सही है, ये इनकरेक्ट है। इस तरह से यहाँ पे है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, इसके बारे में बताना है जो ये स्टेटमेंट है 1 2 3 4 इसमें से कौन सी करेक्ट है या नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दूसरा एंड तीसरा। इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू नेटवर्किंग विद टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा आएगा द कमीशन विल सुपरसीड बॉडीज सच एज द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान, तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है जी ऐसा, जैसे यहाँ पे CAMPA के बारे में, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट 2016 के बारे में बताना है, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, तो इसका भी दूसरा और तीसरा जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है, करेक्ट।
पहला जो है ये गलत है। It will help to achieve the objective of the National Determined Contribution Indice to create an additional carbon sink equivalent to 2.5 to 3 billion tons. उसके बाद है under this act fund will receive payment for compensatory afforestation and net present value for of forest NPV। तो ये जो है ये correct है। इस तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है कैन बी यूज्ड फॉर किसके लिए ये यूज होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली टेक कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया 120, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स, मैनेजिंग ह्यूमंस वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये तीनों जो हैं इसका सही आंसर आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स CEPI के बारे में बताना है कौन सा इन तीन में से करेक्ट है। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैविंग CP स्कोर ग्रेटर देन 10 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए क्रिटिकल प्रोडक्ट, ये गलत है। द इंडेक्स कैप्चर्स द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एयर, वाटर, नाइस, लैंड, ये भी गलत है। तो पहला इसका जो है करेक्ट आंसर है। जैसे यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोमार्क स्कीम, इकोमार्क स्कीम के बारे में बताना है कि ये जो दो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है इकोमार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर लेबलिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, यही इसका इनकरेक्ट आंसर बताया जा रहा है। क्योंकि जो दूसरा है इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स टू रिड्यूस एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये इसका सही आंसर है। ये सही है, पहले इसका इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, क्या है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बताना है कौन सा करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए जो इसका दूसरा और तीसरा है ये करेक्ट है, क्योंकि दूसरा तीसरा क्या कहता है द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑफ 1972। दूसरा है if an offense under this act is committed by a company, every person directly in charge of the company at the time of the commitment of offense is deemed to be guilty unless proven otherwise। तो यहाँ पे लिखा हुआ है empowers the central and state government to establish authorities, जो ये गलत है। पहले ये दूसरा और तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है जी नेशनल गंगा राइवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी अगर आप स्टेटमेंट देखोगे ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से नेक्स्ट है जी consider the following statement regarding national plan for conservation of aquatic ecosystem NPCA, इसके बारे में बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला और दूसरा। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम formulated by merging the National Lake Conservation Plan and the National Wetlands Conservation Program। दूसरा it covers various activities such as interceptions, diversions and treatment of wastewater, shoreline protection, lakefront development। तो ये जो है दोनों जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में आपको बताना है इसमें क्या जो है वो करेक्ट है, क्या जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट सीक्स टू चेक बायोप्रेसी, प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लोकल ग्रोवर्स थ्रू ए 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स एंड लोकल कम्युनिटीज। तो ये जो है इसका सही आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 46 क्वेश्चन कहता है रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बताना है आपको इनकरेक्ट बताना है, क्या बताना है इनकरेक्ट। तो पहला और दूसरा ये इनकरेक्ट है, दोनों जो हैं ये इनकरेक्ट हैं, क्योंकि ये कहता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑफ 1972 एंड इंडिया बिकेम ए पार्टी टू दिस कन्वेंशन 1974। ये भी गलत है। दूसरा क्या कहता है द कार्टिजिना प्रोटोकॉल इज द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी which talks about the fair,
equitably sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources। तो दोनों ये गलत हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 47 की बात करें। 47 क्वेश्चन क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हमें क्या बताना है, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गिवन एबो आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCC। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर कवर्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, NMEEE। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है करेक्ट आंसर, परफॉर्म HEO इन ट्रेड स्कीम, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, तीनों जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है एंड द सेंट्रल वाटर कमीशंस आर क्रिएटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा है, इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप। तो बताना है आपको इनमें से इनकरेक्ट कौन से हैं। 49 क्या कहता है, इनकरेक्ट कौन से हैं, तो जो पहला इसका इनकरेक्ट आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, आपको बताना है इसमें से करेक्ट क्या है, क्या बताना है इसमें से करेक्ट क्या है। तो इसमें जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर 3 है, इट डज नॉट हैव a legal mandate to cities and regions to implement NCAP in a time bound manner for effective reduction। तो ये जो है वो करेक्ट है, बाकी आप जो लिखेंगे ये इनकरेक्ट है। देखो क्वेश्चन का मकसद क्या है, ऐसे क्वेश्चन आने का क्या मकसद है, ये मकसद नहीं है कि नहीं आपने ऊपर से पढ़ा नीचे से देख लिया, नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है, जैसे यहाँ पे कुछ लाज दिए हुए हैं, ये आप समझ लो कि ये सभी लाज आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कब हुए, कहाँ से हुए। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मे भी मैंने सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया हो, लेकिन आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पूरा पढ़ना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट 2006, तो 2006 के बारे में अगर आप 5 मिनट निकालोगे या 6 मिनट निकालोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे हम बात करें, ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में। तो ये जो लॉज हैं, ये जो एक्ट्स हैं, क्यों पास हुए, कैसे पास हुए, इनकी इंपॉर्टेंस आपको जाननी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके पास आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, बल्कि इसके साथ जो भी क्वेश्चन टच करते होंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कौन से क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चनों के साथ टच करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़िएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम आपके पास बाकी है। जैसे यहाँ पे है कुछ एक्ट हैं, ये जो एक्ट हैं ये सभी एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मैंने पढ़ाया है वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, ये पॉसिबल नहीं है, तो कुछ आप ही कीजिएगा ताकि आपको अच्छे खासे पॉइंट्स जो हैं वो मिल सके। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बैच में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।